स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल यस स्टडी एजुकेशन में। गाइस, आज हम लोग क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है मानव एक संसाधन का प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इसका नोट्स का वीडियो हमने पहले ही बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और इस वीडियो यानी इसके क्वेश्चन आंसर के नोट्स का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप यहां देख रहे होंगे कि जो इकोनॉमिक्स का जो ये बुक है वो इसमें पूरा 6 चैप्टर दिया हुआ है। हमने चैप्टर 4 यानी कि बेकारी तक के नोट्स को कंप्लीट कर लिया है और उसका वीडियो भी हमने बना दिया है, और बिहार के गांव की कहानी का प्रश्नोत्तर को भी हमने सॉल्व कर लिया है। और आज हम लोग देखेंगे यही जो चैप्टर 2 है मानव एक संसाधन, इसके प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा गरीबी के प्रश्नोत्तर को, उसके बाद फिर बेकारी का, उसके बाद जो ये कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता है पहले हम इसके नोट्स बनाएंगे, उसके बाद इसके फिर प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है तो इसका आंसर आप लोगों के बुक में पहले ही दिया जा चुका है। जो 3rd नंबर में दिया गया है एक वाक्य में उत्तर दे, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद में 4 नंबर में दिया गया है संक्षिप्त रूप को पूरा रूप दे, उसमें पूरा 5 दिया हुआ है। इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। ये सभी के क्वेश्चन आंसर को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव संसाधन क्या है। तो जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो उसे मानव संसाधन कहा जाता है। तो ये सही प्रश्नोत्तर को आप लोगों को याद करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमें मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि जो मानव संसाधन है उसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो क्यों पड़ती है, तो जब किसी भी व्यक्ति में निवेश किया जाता है तो वह प्रशिक्षण, दक्षता एवं कौशल प्राप्त करता है, इसलिए मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब हम किसी भी पर्सन में क्या करता है, जब उसमें इन्वेस्ट किया जाता है तो वही पर्सन क्या होता है, वही पर्सन अभियंता बनता है, डॉक्टर बनता है, शिक्षक बनता है, वकील बनता है। अगर हम मानव संसाधन में, अगर हम किसी भी व्यक्ति में अगर हम कोई निवेश नहीं करेंगे तो वो पर्सन क्या होगा, वो कभी भी किसी चीज़ में दक्षता एवं कौशल प्राप्त नहीं कर सकता है। यही रीजन है कि मानव संसाधन में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा है साक्षरता व शिक्षा में क्या अंतर है। तो साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना, जबकि शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्धि पाता है। ठीक है, तो साक्षरता और शिक्षा में यही अंतर है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो चैप्टर है, इसी चैप्टर में आपको जो सबसे अधिक साक्षरता वाला 5 जिले का नाम, सबसे कम साक्षरता वाला 5 जिले का नाम इसमें दिया गया है कि यानी कि वो पढ़ने और लिखने में संपन्न हो जाता है, वो उसकी क्षमता जो है पढ़ने लिखने वाली हो जाती है, वही साक्षरता कहलाता है। लेकिन जहाँ के अंदर क्या होता है, व्यक्ति जब मानव पूंजी के रूप में समृद्धि पाता है, क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत लोग क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, बहुत सालों तक उसमें इन्वेस्ट करने के बाद वह व्यक्ति समृद्धि पाता है। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है भौतिक व मानव पूंजी में 2 अंतर बताएं। तो भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों में अंतर बताना है। इस चैप्टर के नोट्स में हमने अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझा दिया है। इस चैप्टर के नोट्स में हमने जो मेन टॉपिक है उसको अच्छे से समझा दिया है। अगर आप मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर जानना चाहते हैं सही से, तो हमने जो नोट्स वाला वीडियो बनाया है उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा।
तो फर्स्ट में मानव पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है, जबकि भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। ये आपको ध्यान में रखना है। मानव पूंजी अमूर्त होती है, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता, लेकिन भौतिक पूंजी मूर्त होती है, जिसे बाजार में ले जाया जा सकता है। अब इसको समझिएगा। अमूर्त का मतलब होता है दिखाई नहीं देने वाला, और मूर्त का मतलब होता है दिखाई देने वाला। तो जो मानव में जब हम पूंजी लगाते हैं, जैसे में अगर किसी व्यक्ति में हम पूंजी लगाते हैं तो वो धीरे धीरे पूंजी लगता है, और बाद में वो क्या बनता है, डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, शिक्षक बनता है। तो उसे क्या किया जाता है, उसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन जो भौतिक पूंजी होती है, यानी तो क्या होता है, वो हमें दिखाई देता है, उसे बाजार में ले जाया जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है। तो विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। कि जनसंख्या के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, ये हमारे तरफ से क्वेश्चन है आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जन्म दर क्या है। तो प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या जन्म दर कहलाती है। तो इसको आप लोग याद कर जाइएगा। और मृत्यु दर क्या है, तो प्रति 1000 जनसंख्या में मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। इसे भी आप लोग याद कर जाइएगा। हाल में 1000 में कितने % की मृत्यु हुई है, और कितने व्यक्ति का जन्म हुआ और कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई है, यही देखा जाता है जन्म दर और मृत्यु दर में। अब एक साक्षर व्यक्ति कौन है, तो जो व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को पढ़ना लिखना भी जानता हो, साक्षर व्यक्ति कहलाता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि वो व्यक्ति जो किसी भाषा को समझता है और भाषा के समझने के साथ साथ वो किसी भी भाषा को समझता है, और किसी भी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को वो पढ़ना लिखना भी जानता, वही व्यक्ति साक्षर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रारंभिक शिक्षा क्या है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेशेवर शिक्षा क्या है। तो किसी खास कार्य के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना पेशेवर शिक्षा कहलाता है। अब जो 4th नंबर क्वेश्चन में था संक्षिप्त रूप को पूरा रूप दे। फर्स्ट में है जीडीपी। जीडीपी होगा, जी से हो गया ग्रॉस, डी से हो गया डोमेस्टिक, और पी से हो गया प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यूजीसी, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब 3rd नंबर में है एनसीईआरटी, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। 4th नंबर में है एससीईआरटी, इसका फुल फॉर्म होगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और जिसको हिंदी में कहेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। 5 नंबर में है ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हिंदी में कहेंगे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। अब जो 5 नंबर में है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न का 1st नंबर क्वेश्चन है मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। तो मानव एक सजीव प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। लेकिन जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल प्राप्त कर लेता है तो उसे मानव संसाधन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाता है। तो मानव संसाधन अपनी योग्यता और क्षमता से उत्पादन को बढ़ाता है और अर्थव्यवस्था की चतुर्मुखी विकास में इनका योगदान अधिक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश में मानव पूंजी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है। वैसे तो मानव पूंजी के कई स्रोत होते हैं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक और प्रबंधन। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख स्रोत जो है वो है भोजन एवं वस्त्र, क्योंकि मनुष्य भोजन और जो रोटी, कपड़ा और मकान है इन तीनों के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है। ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। तो 2 को देना था तो भोजन एवं वस्त्र यहाँ पे मैंने दे दिया है। आप अगर चाहेंगे तो भोजन और आवास भी दे सकते हैं।
4th नंबर में किसी व्यक्ति का प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों जरूरी है? इसका उत्तर होगा किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देने में उसमें कुशलता आती है जिससे उत्पादन बढ़ता है, इसलिए मानव संसाधन के रूप में प्रशिक्षण का उपयोग आवश्यक रूप से होता है। ठीक है। और 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के आकार को एक बार ग्राफ चार्ट द्वारा स्पष्ट करें। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि को बार चार्ट के द्वारा नीचे दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमने बार ग्राफ को बना दिया है। ये जो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना डाटा बना सकते हो, अगर बार ग्राफ पूछा है तो ग्राफ बनाओ। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मार्क्स उठते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आप ग्राफ बनाओगे, डाटा बनाओगे तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। ठीक है। तो यहाँ हमने जनसंख्या वृद्धि के आकार को चार्ट द्वारा दिखा दिया है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जनसंख्या करोड़ में दिया गया है और यहाँ पे जो है जनगणना वर्ष दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि हर 10 साल पे यहाँ पे जनगणना हुआ है और 1901 में कितना करोड़ जनसंख्या था? तो 23.84 करोड़ जनसंख्या था। और 1911 में वही जनगणना हुआ तो थोड़ा सा बढ़ा था, यानी कि 25.21 करोड़ जनसंख्या हुआ। फिर 1921 में जनगणना हुआ तो उससे भी कम जनसंख्या हो गया, यानी कि जनसंख्या में घटोतरी हो गई। फिर 1931 में जनगणना हुआ तो उसमें फिर थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ तो 27.90 करोड़ जनसंख्या हुआ। उसके बाद 1941 में जब जनगणना हुआ तो 31.87 करोड़ हुआ। 1951 में जब जनगणना हुआ तो थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ उसमें और 36.11 करोड़ जनसंख्या हो गया। और 1961 में कितना तक पहुंचा तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। और इस जब 1901 से 1911 के बीच बहुत कम बढ़ोतरी हुई है और 1911 से 21 वर्ष में जनसंख्या घट गई है। तो यहाँ पे घट क्यों गई है 1921 में? क्योंकि 1921 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था जिसके कारण जनसंख्या में बहुत कमी आ गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होना स्टार्ट हो गया और 2001 में जनसंख्या 102.70 करोड़ है। और अभी हमारी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 121 करोड़ हमारे भारत की जनसंख्या है लगभग। अब देखिए अभी फिर जनगणना होने वाली है 2021 में, अब उसमें हमारी जनसंख्या कितनी होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम दिया गया है। पटना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि पटना का है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। ये जो है आरोही क्रम में लिखा गया है, यानी कि घटते हुए क्रम में ये लिखा गया है। सबसे ज्यादा पटना का है। और उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले का। तो वहां पे सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 जिले का था, इसमें सबसे कम। तो यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है जो शिवहर का दिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा जनसंख्या बढ़ा है शेखपुरा का, उसके बाद फिर लखीसराय का बढ़ा है, उसके बाद मुंगेर का बढ़ा है और उसके बाद खगड़िया का बढ़ा है। यानी कि ये आरोही क्रम में है, ये बढ़ते हुए क्रम में है और जो ऊपर था घटते हुए क्रम में था। और 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके मुख्य 2 कारण लिखना है। ठीक है। तो बिहार, आप लोगों को पता होगा कि बिहार जो है साक्षरता में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो इसके कारण क्या है? तो बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके मुख्य 2 कारण गरीबी, यहाँ जो गरीबी है एवं प्राकृतिक संसाधन का अभाव है। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में फर्स्ट कर रहा है मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर होगा मानव संसाधन का अर्थ है देश की कार्यशील जनसंख्या का कौशल और योग्यताएं। जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो वे संसाधन बन जाते हैं। जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो वह प्रशिक्षण, दक्षता एवं कौशल हासिल कर लेता है तो वह व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी पर्सन जब कोई भी पोस्ट को प्राप्त करता है तो वो राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह संसाधन
संसाधन के रूप में यहाँ पे के छूट गया है तो संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार एक देश अपने भौतिक संसाधन को कारखाने के माध्यम से भौतिक पूंजी के में परिवर्तित कर देता है, ठीक उसी प्रकार छात्र रूपी मानव संसाधन को अभियंता, डॉक्टर, शिक्षक, वकील इत्यादि रूपों में परिवर्तित कर देता है, अर्थात मानव को पूंजी के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद करना होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है, इसे तालिका द्वारा स्पष्ट करें। क्या मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है? यहाँ पे तालिका द्वारा आप लोगों को बताना है। अगर तालिका दी कहे, बार ग्राफ कहे तो आपको इकोनॉमिक्स में ये सभी बनाना होगा, तभी आपके मार्क्स अच्छे उठेंगे। तो मानवीय पूंजी तथा भौतिक पूंजी दोनों निवेश का परिणाम है, क्योंकि दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट दोनों में होता है। तो दोनों में अंतर निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। तो अंतर को हम लोग देख लेते हैं तालिका के द्वारा। तो भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में यहाँ अंतर हमने स्पष्ट कर दिया है। भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, जबकि मानवीय पूंजी क्या है? उत्पादन का सक्रिय साधन है। और भौतिक पूंजी क्या होती है? मूर्त होती है, इस जिसे बाजार में ले जाया जा सकता है। लेकिन मानवीय पूंजी अमूर्त होती है, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता। केवल मानवीय पूंजी की सेवाओं को खरीदा या बेचा जा सकता है, ठीक है। जो उसकी जो सर्विसेज होती है सिर्फ उसको खरीदा और बेचा जा सकता है, लेकिन जो उसमें जो पूंजी लगा हुआ है उसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। अब तीसरा नंबर में है भौतिक पूंजी को इसके स्वामी से अलग किया जा सकता है, ठीक है। हमको अलग कर सकते हैं, जो भी भौतिक पूंजी उसको स्वामी से अलग किया जा सकता है, लेकिन जो मानवीय पूंजी है उसको स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके सब बॉडी के अंदर वो पूंजी है, उसे हम अलग नहीं करेंगे। क्योंकि चोर भी है, अगर ये मानवीय पूंजी एक ऐसी पूंजी है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है, वो उसके स्वामी के साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। जो फोर्थ नंबर में हो जाएगा भौतिक पूंजी देश के अंदर पूर्णतः गतिशील होती है, और जबकि मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं होती है, यह राष्ट्रीयता एवं संस्कृति से बाधित होती है, ठीक है। 5 नंबर में भौतिक पूंजी में समय के साथ लगातार प्रयोग होने के कारण इसमें ह्रास होता है, ठीक है। लेकिन मानवीय पूंजी में उम्र बढ़ने के साथ साथ इसमें ह्रास हो सकता है, लेकिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य में लगातार निवेश से इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। 6 नंबर है भौतिक पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ होता है, और मानवीय पूंजी से इसके स्वामी को निजी लाभ भी होता है तथा साथ ही साथ समाज को सामाजिक लाभ भी होता है। तो इसमें समाज को भी लाभ मिलता है और जो उसका स्वामी है उसे भी लाभ मिलता है। अब इस प्रकार हम स्पष्ट निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि मानव पूंजी तथा भौतिक पूंजी में मूलभूत अंतर है, और हाँ, मानव पूंजी भौतिक पूंजी से सर्वश्रेष्ठ है। तो किसको सर्वश्रेष्ठ माना गया? मानव पूंजी को सर्वश्रेष्ठ माना गया। किससे? तो भौतिक पूंजी से। 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में मानवीय पूंजी निर्माण के विकास का परिचय दे। तो मानवीय पूंजी के निर्माण के विकास का परिचय देना है। तो भारत की विकास योजनाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास करना है, ताकि दीर्घकाल में आर्थिक सुधारों को सफल बनाया जा सके। देश में गत कुछ वर्षों में मानवीय साधनों के विकास में सराहनीय सफलता मिली है, जिसे नीचे दिए गए तालिका में दिखलाया गया है। भारत में मानवीय विकास के मूल सूचक, यहाँ पे हमने तालिका बना दिया है। भारत में मानवीय पूंजी निर्माण के तालिका है यहाँ पे, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो 1951 से लेकर 2001 तक का यहाँ पे साल दिया गया है, और जीने की औसत आयु है। साक्षरता दर यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया है। जन्म मृत्यु दर भी प्रतिशत में दिया गया है, और उसके बाद में मृत्यु दर प्रतिशत में दिया गया है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 प्रतिशत में दिया गया है जन्म, और 1993-94 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे दिया गया है। कि तो 1951 में आप देख रहे होंगे कि जीने की औसत आयु कितनी थी, तो 32.1, और साक्षरता दर 18.3, और जन्म दर 39.9, और मृत्यु दर 27.4, और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में तो 146 था,
और 1993-94 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 3687 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 2001 तक का सभी डाटा दिया गया है। इस डाटा को आप लोगों को याद करना होगा और उसके बाद ही आप लोगों को एग्जाम में लिखना होगा, क्योंकि डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डाटा को याद रखना बहुत टफ काम होता है, लेकिन आप लोगों को मेहनत करना होगा, डाटा याद करना होगा। तो उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में योजना काल में जीने की औसत आयु में वृद्धि हुई है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो जीने की औसत आयु कितनी है, तो योजना काल में जीने की औसत आयु क्या है, वृद्धि हुई है। और साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी हुई है। तो साक्षरता दर यहाँ पे देख रहे होंगे कि धीरे धीरे साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी हुई है। और जन्म दर, यहाँ पे जन्म दर दिया हुआ है, ये मृत्यु दर का है। और शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी हुई है। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है। एवं 1993-94 में के मूल्यों के आधार पर भी, जो यहाँ पे दिया हुआ है 1993-94 के मूल्यों के आधार पर जो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें भी आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे वृद्धि हुई है। तो ये जो यहाँ पे आपकी तालिका से स्पष्ट है, तो यहाँ पे आपके तालिका से स्पष्ट है। उसके बाद में जो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है ये सभी बातों को। इसके बाद बात जो भी हो, लेकिन निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आंकड़े इस बात के सूचक हैं कि देश में मानवीय साधनों के विकास में सराहनीय प्रगति हुई है। और 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानवीय साधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की भूमिका की विवेचना करें। तो इसका आंसर होगा मानवीय साधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की भूमिका कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले शिक्षा की भूमिका को हम लोग देख लेते हैं। तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्धि पाता है। इसलिए व्यक्ति अपने विकास एवं देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने शिक्षा को मानव पूंजी के रूप में समृद्ध करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाने पे जोर दिया है। तो ये क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाने पे जोर किसने दिया है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने जोर दिया है। उसके बाद में स्वास्थ्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्वास्थ्य की भूमिका क्या क्या है मानव पूंजी मानवीय साधन के विकास में। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, अर्थात मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है और इसमें खर्च कर बढ़ोतरी करना मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देना है। एक स्वस्थ व्यक्ति अन्य सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छा काम करता है। अंततः स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अब जो 3rd नंबर है मानवीय साधनों के विकास में आवास की भूमिका, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मनुष्य का तीसरी अनिवार्य मांग सर छिपाने के लिए आवास अर्थात घर है, जिसमें मनुष्य अपने आप को बदलते मौसम में सुरक्षित रख पाता है। इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन में है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पे टिप्पणी लिखना है। तो भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1997 से 2002, ये डेट आपको याद रखना होगा। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि दीर्घकालीन विकास तथा जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध है। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, पूछा जा सकता है कि दीर्घकालीन विकास तथा जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध है, इस किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। विकास क्रिया को बनाए रखने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना वृत्तांत जरूरी है। इसी उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस नीति में समान वितरण के साथ दीर्घकालीन विकास के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण को मौलिक आवश्यकता माना गया है। इस नीति के तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन उद्देश्य है। तत्कालीन उद्देश्य के अंतर्गत गर्भ निरोध की आपूर्ति
तत्कालीन जरूरतों को पूरा करना, मूलभूत पुनर्जन्म एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सेवकों तथा समन्वित वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य है। मध्यकालीन उद्देश्य के अंतर्गत क्या है? तो मध्यकालीन उद्देश्य के अंतर्गत कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रतिस्थापित स्तर पर लाना है। इस प्रकार इस नीति को दीर्घकालीन उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या को उस स्तर पर स्थिर बनाना है जो दीर्घकालीन विकास की जरूरतों, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा के अनुरूप माना गया है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्नोत्तर को आप लोगों को याद करना होगा, समझना होगा। आप लोगों को समझना है तो मेरे पहले के वीडियो को देखें, उसे में अच्छे तरह से हमने समझा दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।